हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे आज टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था नवंबर 2019 में। क्वेश्चन 1 है, इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? ये आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। देखो, जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो ना, देखो या तो करो, मत करो तो अच्छे से करो, ठीक है। अब ये मतलब नियम नहीं है, क्वेश्चन देखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कर दिया। देखो, आपको पता होना चाहिए 1 किससे रिलेटेड है, 4 किससे रिलेटेड है और 2 किससे रिलेटेड है। ये तो जरूरी नहीं है ना कि यही आ जाएगा 3, कोई भी आ सकता है। तो हमें सब जब कर रहे हैं हमें सारे ऑप्शंस को अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, 1 रिलेटेड है पॉलिसीज रिलेटेड टू अकाउंटिंग डिस्क्लोजर, पॉलिसीज डिस्क्लोजर पॉलिसी से रिलेटेड है। 3 कैश फ्लो से है। 4 है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, आफ्टर बैलेंस शीट डेट। 2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट है पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप आर डेवलप्ड बाय, किसने दी थी पाथ गोल थ्योरी? दी थी रॉबर्ट हाउस ने, ठीक है। देखो, पाथ गोल थ्योरी रॉबर्ट हाउस ने दी थी। ये है क्या, ये भी पता होना चाहिए। देखो, गोल को अचीव करने का क्या बताती है? पाथ, वो है पाथ गोल थ्योरी। देखो, मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे दी भी हुई है। बेस्ड ऑन स्पेसिफाइंग लीडर स्टाइल, कैसा लीडर का स्टाइल है, और बिहेवियर जो सूट करता है एम्प्लॉयज़ को, वर्क इन्वायरमेंट, किस लिए ये चीज़ें सब किस लिए ये पाथ हैं जो बताती है हमें इन ऑर्डर टू अचीव एक गोल कैसे अचीव करेंगे हम। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्स गुड्स कंपनीज एक्ट से। किससे रिलेटेड है? कंपनीज एक्ट से ये रिलेटेड है। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है? देखो, कंपनी अगर अपनी पावर से बाहर जाके कोई भी काम करती है ना, तो कंपनी का कोई भी पर्सन उसको वैलिड नहीं ठहरा सकता। यानी कि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव क्लोज होते हैं उसमें जो कंपनी के काम मेंशन है उनसे बाहर जाके कंपनी ने कोई भी काम किया ना, तो वो होगा अल्ट्रा वायरस, वो वैलिड नहीं होगा। कंपनी का कोई भी पर्सन उसको वैलिड नहीं ठहरा सकता। नेक्स्ट है द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय, किसने लिखी? साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखी। देखो, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? ये सभी को पता है, FW टेलर। तो बुक किसने लिखी? FW टेलर ने। लेकिन देखो, ऑप्शन 2 हैं, कब लिखी थी? 1911 में। ये है नीड मोटिवेशन थ्योरीज। देखो, मोटिवेशन थ्योरी और लीडरशिप थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 100% आता है, तो इनको अच्छे से लर्न करके जाना। देखो, हायरार्की नीड थ्योरी दी थी इब्राहिम मास्लो ने, ये रे मास्लो, ठीक है। थ्योरी एक्स वाई दी थी मैकग्रेगर ने। टू फैक्टर दी थी हजबर्ग ने। एक्सपेक्टेंसी दी थी विक्टर रूम ने। थ्योरी ऑफ नीड थी मैक्सीलैंड ने। एक ही रह गया ना अब तो। देखो, अब इनको याद कैसे कर सकते हो? देखो, हायरार्की नीड, ठीक है, हायरार्की नीड। देखो, जो वेज वाले हैं वो बुरा मत मानना, ये जब जस्ट समझाने के लिए निमोनिक्स दे रही हूँ। देखो, हायरार्की नीड, लोग ना अपनी हायरार्की नीड, जो ये मांस खाना ना अपनी नीड में ना नंबर 1 पे रखते हैं, हायरार्की में अपनी पहले नंबर पे रखते हैं, ठीक है। हायरार्की में नीड जो है उनकी क्या होती है? मांस खाना, ठीक है। इससे याद रह जाएगा। XY, देखो, दो हैं, दो पर्सन कहाँ जाएंगे? मैकडी में जाएंगे ना, मैकडी, डूगल्स मैकग्रेगर मैकडी, ठीक है। 2 पर्सन कहाँ जाएंगे? मैकडी में जाएंगे। 2 फैक्टर 3 फैक्टर, ठीक है। फैक्टर फ्रेंड, ठीक है। 2 क्या होते हैं हमारे? 2 है ना, 2 क्या होते हैं हमारे? F से फैक्टर है, F से फ्रेडरिक को फ्रेंड पढ़ लो, 2 फ्रेंड हो गए, फ्रेडरिक। एक्सपेक्ट हम क्या करते हैं? विक्टर रूम। थ्योरी ऑफ नीड किसकी? आजकल सबको किसकी नीड है? लैंड की, ठीक है। आजकल नीड किस चीज़ की है? सबको, हर कोई क्या चाहता है? उसके पास अपनी लैंड हो, ठीक है। लैंड, ठीक है। लैंड पीछे का ले लो, लैंड। नीड किसकी है? लैंड की, ठीक है। हायरार्की नीड आ जाए, ठीक है। तो नंबर 1 पे हायरार्की में क्या रखते हैं? मास खाना, ठीक है। ऐसे तुम याद, मैं तो सिर्फ जस्ट याद रखने के लिए बता रही हूँ, आपको जो भी अच्छा लगता है वैसे आप याद रख लीजिए। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई कर्व, ठीक है, इंडिकेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, एक्सपेंशन, इंक्रीज, डिक्रीज। देखो, ज़्यादा क्वेश्चन हमें ना इतना टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। देखो, सेम सप्लाई कर्व की जब भी बात करता है ना, सेम सप्लाई कर्व, इट मीन्स एक ही कर्व बनेगा, ठीक है। ये बन गया हमारा सप्लाई कर्व। उसके बाद ये क्या कह रहा है? अपवर्ड मूवमेंट। सपोज हम पहले इस पॉइंट पे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे हैं हम, अपवर्ड मूवमेंट कह रहा है, यानी कि इस पॉइंट से हम कहाँ चले गए? अब किसी भी पॉइंट पे, इससे ऊपर, इस पॉइंट A से, ठीक है, हम चले गए ऊपर पॉइंट B की तरफ,
ठीक है। देखो पहले सप्लाई इतनी थी, अब इस पॉइंट पे जाएंगे तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये देखो हमारी सप्लाई बढ़ गई ना, देखो ये सप्लाई हमारी बढ़ गई, लेकिन ये एक ही कर्व है तो इसको कहते हैं हम एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर इज, देखो मेयर्स और ब्रिग्स ये 2 अलग अलग पर्सन हैं। ये जो है जुंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जुंग ने जो थ्योरी दी थी उस पर इन्होंने बहुत काम किया, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन लेके आई। ये एक टेस्ट होता है, ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ठीक है। ये कौन सा टेस्ट है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है, यानी कि उसकी वीकनेस क्या है, पर्सन की स्ट्रेंथ क्या है, प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये सारी बातें बताई जाती हैं इस टेस्ट में। ये है मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सनैलिटी टाइप्स, ठीक है। MBTI कहते हैं इसको, पर्सनैलिटी का ये टेस्ट है। देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा भी हुआ है, आप एक बार ही ना, अब मैं ज़्यादा डिटेल में करवाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आप इसको दोबारा पॉज करके आराम से इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। पर्सनैलिटी का टेस्ट है ये। विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग इज सेट टू फाइंड वेज टू अल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशंस एंड अदर इंसेंटिव्स। देखो विच ब्रांच ऑफ मार्केटिंग, देखो इसमें आएगा कि डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, देखो प्राइसिंग की बात कर रहा है, प्रमोशन की, इंसेंटिव की बात कर रहा है। ये कौन सी होती है, ये होती है हमारी सिंक्रो मार्केटिंग। अब पता होना चाहिए आपको, देखो पहले सिंक्रो मार्केटिंग क्या, जब भी आप देखो ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता सिंक्रो मार्केटिंग क्या है तो आप क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे। देखो सिंक्रो मार्केटिंग वो होती है, देखो कुछ चीज़ों की डिमांड ना कुछ सीजन में होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेता है, देखो गोवा का एग्जाम्पल लो, गोवा में जो होटल है, देखो जो उनका जैसे जो उनका पीक टाइम होता है ना, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, जो उनका पीक टाइम होता है, तो वहाँ के होटल के जो रेट होते हैं ना, वो अपने रूम्स के रेट्स इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। क्यों, वो पीक पीरियड है तो लोग आएंगे तो वो प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे। लेकिन जैसे ही ऑफ सीजन हो जाता है, जब लोग नहीं जाते, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं होटल में वही रूम्स के आपको अगर आप रेंट देखोगे तो आपको कम मिलेंगे, उनके प्राइस वो कम कर देते हैं। क्यों कम करते हैं, वो पब्लिक को, अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। ये होती है सिंक्रो मार्केटिंग, ठीक है। यानी कि जब आपके पास डिमांड, इरेगुलर डिमांड है, आपके पास रेगुलर डिमांड नहीं है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे। इसके 4 मेथड हैं। या तो आप क्या करोगे, प्राइस को कम कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, कोई प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ कुछ उनको करवा सकते हो। जैसे अगर आप होटल में गए तो फ्री में म्यूजिक, आपको म्यूजिक सुना रहे हैं, आपको वहाँ पे फ्री में सिंगर को बुला लिया और वो फ्री में ही आपको खाना, जैसे आपने खाना खाया तो आपको वहीं पे ही वो म्यूजिशियन है वहाँ पे, ठीक है, सिंगर है, वो आपको सॉन्ग सुना रहा है, म्यूजिशियन, कुछ भी एक्टिविटी करवा दी फ्री में आपको। द थर्ड वाज जस्ट टू क्रिएट गुड प्रमोशंस। देखो इंसेंटिव और प्रमोशंस, ये कौन सी होगी, सिंक्रो मार्केटिंग। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डिफरेंस इन कैपिटल और रिवेन्यू। कैपिटल और रिवेन्यू में क्या फ़र्क है, देखिए। फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर आर फॉर शॉर्ट टर्म, नहीं, कैपिटल किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म से, ये तो नहीं होगा, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डिफाइंड फॉर इंडस्ट्री है, वेयर एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफाइंड फॉर फर्म, नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि वो इंडस्ट्री के लिए है, वो रिवेन्यू के लिए है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। वेयर एज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर नीड नॉट टू रिकॉर्ड इन द बुक, नहीं भाई, दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं, कैपिटल भी और रिवेन्यू भी, दोनों ही तो हम रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। वेयर एज द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकम टू मेंटेन, ये आंसर आएगा 4, ठीक है। रिवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस पूछा हुआ है, 4 आएगा। इन 9 प्राइस क्वालिटी स्ट्रेटजी, विच स्ट्रेटजी स्टेबल फॉर हाई प्राइस और लो क्वालिटी। देखो अगर ये किसी को क्वेश्चन नहीं, ये PG लेवल का क्वेश्चन है, ये 12th तक तो नहीं आता। देखो अगर किसी को नहीं भी पता ना, तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। देखो हाई प्राइस ले रहा है और लो क्वालिटी दे रहा है, ठीक है, तो सुपर वैल्यू तो नहीं, देखो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो सुपर वैल्यू तो नहीं मिलेगी ना। अगर हम देखो लो क्वालिटी के हमें हाई प्राइस देने पड़ते हैं तो सुपर वैल्यू तो नहीं आएगा ना, ठीक है। अब इन तीनों में से कुछ आ सकता है, एक तो रिजेक्ट कर दिया, अब इन तीनों में से क्या आएगा, जिसने किया हुआ है तो वो गैस कर लेगा, जिसने नहीं किया वहाँ उसे थोड़ी इन तीनों में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर आएगा हाई प्राइस लो क्वालिटी, ये आएगा रिप ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। कौन सी स्ट्रेटजी आएगा, रिप ऑफ स्ट्रेटजी। सबसे पहले जो ये 9 प्राइस क्वालिटी जो स्ट्रेटजी है, ये किसने डेवलप की थी, फिलिप कोटलर ने डेवलप की थी, ठीक है। ये है क्या, अब देखते हैं। देखो हाई प्राइस, देखो प्राइस हाई है और इसी के नीचे आओ क्वालिटी लो, ये देखो ये लो, ये आ गई हमारी हाई प्राइस लो क्वालिटी। कौन सी स्ट्रेटजी है, रिप ऑफ। मीन्स आप चूना लगा रहे हो कस्टमर को, क्वालिटी तो लो दे रहे हो और प्राइस देखो हाई ले रहे हो, रिप ऑफ, चूना लगा रहे हो। सुपर वैल्यू, देखो सुपर वैल्यू में क्या है, प्राइस तो आपने क्या दिए लो और क्वालिटी हाई दे रहे हो, अभी वहाँ यहाँ कस्टमर को क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप देख लेना, और भी हैं ये, इसी ये डिटेल ही है जो है ये।
यूजिंग टेक्निकल जार्गन्स इन कम्युनिकेशन इज कैटेगराइज एज। टेक्निकल जार्गन पता होना चाहिए आपको पहले तो क्या होते हैं, ठीक है। देखो टेक्निकल जार्गन क्या होता है, जैसे हर फील्ड की ना, जैसे जैसे आप आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स में किसी पर्सन से पूछते हो इंडिफरेंस कर्व क्या है, भाई उस पर्सन ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो वो क्या बताएगा इंडिफरेंस कर्व क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की कुछ अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, वो वही जानेगा जो पढ़ता है। टेक्निकल जार्गन का मतलब होता है जो प्रोफेशन होते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे डॉक्टर है उनके कोई अपने कोड वर्ड अपनी लैंग्वेज होती है, इंजीनियर अपने कोड वर्ड अपनी लैंग्वेज होती है, वो होते हैं टेक्निकल जार्गन। ये कहाँ यूज होते हैं, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर मीन्स जो लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज की बात हो रही है, लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर। फ्रॉम द फ्लोइंग विच एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस फॉर हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर। देखो हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर का सीधा ये एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस हैं इसकी। देखो पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लो या तो पहले आंसर देख लो। इसकी होती है FSNPA, एफ ये बन रहा है इसमें थर्ड में टिक भी कर रखा है FSNPA। ये देखो है क्या, ये टीम डेवलपमेंट। देखो पहले टीम को आपने फॉर्म किया, बनाया, ठीक है, फिर टीम को यहाँ पे स्टॉर्म मीन्स टीम को अभी अपने उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता, उनके क्या रोल्स हैं वो नहीं पता। नॉर्म्स मीन आप टीम को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे, उनके नॉर्म्स बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे टीम को पता लग गया किसको क्या करना है, फिर वो क्या करेंगे, परफॉर्मिंग स्टेज परफॉर्म करेंगे अपना, ठीक है, परफॉर्म करेंगे और उसके बाद क्या होगा, परफॉर्म के बाद टास्क कंप्लीट हो जाएगा, अचीवमेंट गोल अचीव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया FSNPA। देखो फंस गए NPA में, इसको याद कर लो। फंस NPA का मतलब क्या है, NPA में पैसा फंस गया, फंस NPA में फंस ही जाते हैं, NPA में ऐसे कैसे भी याद कर सकते हो। द टर्म मार्केटिंग मायोपिया इज गिवन बाय। मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया था, ये दिया था थियोडोर लेविट ने। मार्केटिंग मायोपिया दिया था थियोडोर लेविट ने। फ्रॉम द फ्लोइंग विच इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो शॉर्ट पीरियड के होते हैं। शॉर्ट पीरियड मीन्स जो 1 ईयर तक के होते हैं। दो होते हैं, एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जो मोर देन 1 ईयर होते हैं वो होते हैं कैपिटल मार्केट के। इनमें से कौन सा नहीं है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये है प्रेफरेंस शेयर नहीं है। ये किसका है, कैपिटल मार्केट का है, ये लॉन्ग पीरियड का होता है, ठीक है। कॉल मनी ये सारे क्या है, शॉर्ट पीरियड के हैं। Dash is a rate of return which actually equates the present value of expected cash inflow with the present value of expected cash outflow। देखो ये स्टेटमेंट है एज इट इज़, ये आएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एज इट इज़। ये बुक में देखना आप, एज इट इज़ उठ के आई हुई है ये स्टेटमेंट बिल्कुल, ठीक है। क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, जो इसमें जो होते हैं एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो को हम क्या इक्वल करते हैं किसके, आउटफ्लो के, वो होती है हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये होथ्रोन स्टडीज़ आर रिलेटेड टू। होथ्रोन स्टडीज़ किससे रिलेटेड है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्टन मायो से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ देखो एल्टन मायो तो ठीक है, लेकिन जिसने अब ध्यान से नहीं पढ़ा ना, यहाँ देखना, यहाँ फंस सकते हैं। देखो ईस्टर्न भी दे दिया और वेस्टर्न दोनों ही दे दिए, देखो ठीक है। एल्टन मायो तो आपने चलो निकाल लिया, अब ईस्टर्न भी दे दिया और वेस्टर्न भी दे दिया। किससे रिलेटेड है, एल्टन मायो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जो ये उन्होंने रिसर्च की थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। इन विच सैम्पलिंग मेथड्स एवरी मेंबर और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। सभी को इक्वल चांस मिलता है, वो किस में मिलता है, देखो दो टाइप की होती है, एक तो रैंडम, एक नॉन रैंडम। रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सभी को इक्वल, पॉपुलेशन में सभी को इक्वल चांस मिलता है सैंपल बनने का, ठीक है। इन द ईयर 2005 एक्सपर्ट कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन 1 कंपनी। देखो ये किसने, 1 पर्सन कंपनी, OPC 1 पर्सन कंपनी, ये किसने रिकमेंडेशन दी थी, ये दी थी कौन सी कमेटी ने, JJ ईरानी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि 1 पर्सन कमेटी होनी चाहिए, और फिर 2013 कंपनीज एक्ट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। व्हाट विल बी द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन। देखो अब इस क्वेश्चन को देखते ही ना, अगर हमने नहीं पढ़ा कोरिलेशन तो डर सा लगेगा एकदम, ठीक है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। देखो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पेपर में ना देखो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पेपर पे हम बैठते हैं ना, पेपर में उस टाइम हमारा वो माइंड नहीं चलता, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा साथ ही साथ ही। देखो जो कोरिलेशन होता है ना, मेनली वो 2 टाइप का होता है। देखो एक तो होता है पॉजिटिव और एक कौन सा होता है, नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कौन सा होता है, जिसमें दोनों चीज़ें या तो एक साथ इंक्रीज हो रही हैं दोनों चीज़ें, या एक साथ क्या होती हैं, दोनों चीज़ें डिक्रीज होती हैं, वो तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव क्या होता है, जिसमें एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो, ये इंक्रीज हो रही हो एक चीज़, और एक चीज़ क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। अब तुम यहाँ से देखो, देखो ये क्या है, 10, 20, 30, 40, ये तो क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 50, 40, 30, और y क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो इट मीन्स ये कैसा रिलेशन हो गया,
नेगेटिव। ये तो वैसे सोल्व हो जाएगा बहुत जल्दी क्योंकि ऑप्शन में एक ही दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन में एक ही दे रखा है, नेगेटिव हो गया, ठीक है, इसलिए ही सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज भी सोल्व, और भी ऑप्शन होते फिर भी सोल्व हो जाता। देखो इसमें क्या है, जिस स्पीड से 10, 20, 30 जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है उसी स्पीड से ये क्या कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो ये परफेक्ट हो गया, तो 1 आ जाएगा। ये आंसर आएगा -1, नेगेटिव हो गया ना, -1। द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस ऑफ G9 सेल मैट्रिक्स। अब तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पता होना चाहिए हमें 9 सेल मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। जब तक वो नहीं पता तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। ये पीजी लेवल का क्वेश्चन है, ये 9 सेल मैट्रिक्स क्या होती है। देखो इसमें कह रहा है कि 9 सेल मैट्रिक्स ये है, वो क्या इंडिकेट, देखो क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है। देखो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, देखो एक पे तो क्या है हमारी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है और दूसरे पे क्या है हमारी इंडस्ट्री या मार्केट अट्रैक्टिवनेस। देखो स्ट्रेंथ और अट्रैक्टिव, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, लेकिन ये अट्रैक्टिव नहीं है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ नहीं बट इकोनॉमिक अट्रैक्टिव है यहाँ, मार्केट अट्रैक्टिव, इंडस्ट्री रहा, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री या मार्केट अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 विच क्लोज इज नॉट द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या पार्ट नहीं है, इसके क्लोज होते हैं। देखो नेम क्लोज जिसमें नाम मेंशन होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस जिसमें ऑफिस कहाँ होगा, लोकेशन मेंशन होती है, ऑब्जेक्टिव मेंशन होंगे, कैपिटल कितनी होगी, लाइबिलिटीज, और एसोसिएशन क्लोज होती है। इसमें क्या नहीं है, देखो लाइबिलिटी है, कैपिटल है, नेम क्या नहीं है, नोवेशन क्लोज नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर, हमने कर लिया ना, आई थिंक रिपीट हो गया, ये आ जाएगा एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। विच एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से आप क्या नहीं कैलकुलेट कर सकते, मीडियन, मीन, मोड और क्वार्टाइल। क्वार्टाइल भी होता है, मोड भी होता है, मीडियन, मीन नहीं होगा, नोट है ना, कैन नोट, मीन नहीं होता, मीन ओनली मैथमेटिकल जो मेथड जिसके फॉर्मूलेज हैं उनसे कैलकुलेट होगा। ए बिल ऑफ ₹2000 फॉर ओल्ड ऑफिस फर्नीचर सोल्ड टू मिस्टर राजेश, ठीक है, वाज एंटर इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में देखो इन्होंने क्या किया, देखो फर्नीचर सेल किया है तो क्या एंट्री तो क्या होनी चाहिए, फर्नीचर सेल किया है, तो जो एंट्री थी ना इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, वाज एंटर द सेल्स बुक, अच्छा सेल्स बुक में कर दिया, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया टू सेल्स कर दिया इन्होंने। भाई देखो हमें ज़्यादा पूरी एंट्री नहीं करके देखनी, जब शॉर्ट में काम चल रहा है तो हम उसी से ही देखेंगे। देखो इन्होंने देखो स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी है, हमने 2 सेल्स कर दिया। तो उसके बाद कह रहा है वो बुक वैल्यू फर्नीचर की कितनी थी 2500, अच्छा बुक वैल्यू 2500 की थी और सेल कर रहा है वो 2000 में, यानी कि 500 का यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 500 का क्या है लॉस है, ठीक है। बट रेक्टिफाइड एंट्री क्या करनी है, अब देखो उन्होंने सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितने से करा, वो भी 2000 से, ठीक है, 2000 से। तो सेल्स 2000 से डेबिट कहाँ है, यहाँ तो फर्नीचर है डेबिट, छोड़ो इसको, सेल्स 2000 से डेबिट यहाँ पे है, और नीचे देखो सेल्स डेबिट यहाँ भी है, सेल्स, लेकिन यहाँ सेल्स डेबिट है, लेकिन यहाँ कितने से डेबिट है 2500 उससे है ना 2500, ये तो हमने नहीं लेना, कितने से लेना है, जितने से उन्होंने क्रेडिट किया उतने से हम डेबिट करेंगे ना रेक्टिफाई करने के लिए। इसको गलती से उन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो हम इसको सुधारेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तो इसको क्या कर दो, सेल्स को डेबिट कर दो 2000, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, देखो यही आंसर है बस। चलो फिर अभी आगे देख लेते हैं। देखो लॉस कितना है 500 का, डेबिट कर दो, हमारे यहाँ से फर्नीचर गया कितने का गया 20, फर्नीचर तो 2500 का था ना, क्रेडिट वर्ड गोज आउट 2500। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है। ए चेक में भी क्रॉस, हाँ चेक क्रॉस चेक होता है, ठीक है। ए चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंकर, बैंक पे चेक, हाँ चेक तो बैंक पे ही लिखते हैं। वाइल बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ड्रॉन ऑन एनी, हाँ बिल आप किसी दूसरी पार्टी भी, जिससे आपने पैसे लेने हैं, जो आपका डेटर है वो पैसे नहीं, पैसे आप चाहते हो कि हमारे पैसे सेफ रहें, तो आप उस पर भी बिल लिख सकते हो, उससे साइन करवा सकते हो। एक ग्रेस ऑफ 3 डेज का ग्रेस मिलता है इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। ए चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक है, चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, ठीक है। लेकिन बट क्या कह रहा है ये, बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोट, नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज तो क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो गलत है भाई, ये आंसर आएगा। देखो नोट पूछ रखा है, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देखो इन्होंने नोट पूछा हुआ है, ध्यान देना, नोट है तो क्या आएगा इसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है,
द एक्सेस ऑफ बजटेड, पहले तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती क्या, देखो यहाँ पे हमारा होता है, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, BEP। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे ना, या वो सेल्स जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है ना कंपनी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। सपोज ये 100 है, ठीक है। अगर कंपनी से कम यूनिट बनाती है, 70 बनाए 80 बनाए, तो वो कंपनी क्या रहती है, लॉस में रहती है, ठीक है। कंपनी अगर ब्रेक इवन पॉइंट से कम सेल करेगी तो लॉस में रहेगी। जैसे ही कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा सेल करेगी, इस पॉइंट से जितना ज़्यादा सेल करेगी वहाँ कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट, यानी कि वो क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जितने भी होगी वो क्या होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सपोज कंपनी ने यहाँ कितनी यूनिट बना दी, 150 यूनिट बना दी, ठीक है। तो 150, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी होगी हमारी, 100 पे तो ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगी, 150 माइनस 100, कितने का आ गया, 50 का। यानी कि जो हमारी ये एक्चुअल सेल्स है माइनस हमने क्या किया, जो एक्चुअल सेल हुई हमारी 150 यूनिट्स की माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ये कर दिया। अब यही देखो, इसमें देखो द एक्सेस ऑफ बजटेड या एक्चुअल सेल्स, ठीक है, ओवर ब्रेक इवन सेल्स, ये फर्स्ट ही आ जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट आंसर आ गया, आगे छोड़ दो। दर्शनी हुंडी सिमिलर टू, दर्शनी हुंडी क्या होती है, दर्शनी हुंडी जैसे पहले के जो टाइम में ट्रेडर्स थे ना, तो जब वो यूज करते थे, ये आजकल के टाइम में सिमिलर टू डिमांड बिल की तरह। दर्शनी मीन्स देखने पे पेमेंट, जैसे लग रहा है ना, जब देखोगे जब भी पेमेंट, डिमांड बिल की तरह है ये। ब्लर सी इमेज है इसकी। व्हेन MV मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डेट, NP नेट प्रोसीड्स है, N नंबर ऑफ ईयर्स है, और इसमें क्या है, R एनुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ डेट, देखो फॉर्मूला पूछा गया केडी का, कॉस्ट ऑफ डेट का क्या है, इन्होंने केडी का फॉर्मूला पूछा है। कॉस्ट का मतलब, डेट की कॉस्ट क्या होती है, एक तो जो आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक है, कॉस्ट है ना, जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है आपको डेट पे, ठीक है, इंटरेस्ट प्लस में अगर आपने उसको मेच्योरिटी वैल्यू और जो रिडीमेबल वैल्यू में कोई डिफरेंस है तो वो ले लोगे। जैसे देखो आपने इंटरेस्ट देना है 100 रुपीज़, ये आपकी कॉस्ट होगी, ठीक है, प्लस में आपने डिवेंचर इशू किया 1000 में, ठीक है, लेकिन मेच्योरिटी पे आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है, 1200, तो ये 200 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं ना आपको, ये भी आपकी क्या इंक्लूड हो जाती है, ये भी कॉस्ट मानते हैं हम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो रिडीमेबल वैल्यू, ठीक है, नीचे एवरेज लेना होता है, ऊपर डिफरेंस। इसको याद करने का देखो सिंपल तरीका है, देखो अब ये ना जब पेपर में बैठते हो ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, सारे सेम सेम से लगते हैं ये सारे, तो इसका सिंपल सा मेथड है, ऊपर क्या लेते हैं, डिफरेंस, और नीचे एवरेज लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट निकालने के लिए ऊपर डिफरेंस नीचे एवरेज। नीचे एवरेज देखो, एवरेज कहाँ, यहाँ तो माइनस है, इसको छोड़ दो, यहाँ भी माइनस है, ये भी छोड़ दो, एवरेज लेना है हमने, एवरेज, ये देखो ये एवरेज, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट में एवरेज है, ये आंसर आएगा। देखो ऊपर डिफरेंस अब चेक कर लेते हैं, देखो ये R मीन्स इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ये कॉस्ट होगी, प्लस जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे मेच्योरिटी और नेट प्रोसीड वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस है तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, वो डिवाइडेड बाय N, कितने नंबर में देने पड़े, कितने सालों में देने हैं हमें, ठीक है, प्लस में इनका इसी सेम का एवरेज ले लो, MV NP का एवरेज ले लो इंटू 100, तो यही फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ऊपर डिफरेंस नीचे एवरेज प्लस में इंटरेस्ट। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट इन केस ऑफ, देखो लॉ ऑफ डिमांड किस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होते हैं किसी भी गुड्स के तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, डिक्रीज, ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। ये किस पे अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होता गिवन गुड्स पे। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ये मैंने डिमांड वाले चैप्टर में जो ये वीडियो है, ये डिमांड वाला बहुत अच्छे से करवा रखा है, अगर किसी को देखना हो तो आप डिमांड की वीडियो देख सकते हैं। देखो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड किस पे, इसका मतलब किस पे अप्लाई नहीं होता, वेबलन गुड्स जो बहुत महंगी गुड्स होती हैं, इग्नोरेंस फैशन वाली गुड्स, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, देखो गिफन गुड्स आ गया ना, गिफन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, अगर जैसे इनके प्राइस बढ़ते हैं ना, जैसे गिफन गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं हम इनकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जबकि लॉ ऑफ डिमांड में तो क्या था, हम डिक्रीज कर रहे थे ना ऊपर, यहाँ तो इन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर, इस पर अप्लाई नहीं होता। जो नेसेसिटी की गुड्स हैं, जो ब्रांड होते हैं स्पेशल, उन पे भी अप्लाई नहीं होता। ये पढ़ लेना जिसको पढ़ना हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म इज मेंटेनिंग ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5% ऑफ डेटर्स, ठीक है, 5% ऑफ डेटर्स है, एंड ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2.5% क्या दे रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर डेटर्स अमाउंट टू 20,000, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मोस्टली आ ही जाता है एस्टेट में ना। 20,000, देखो 20,000 के डेटर्स हैं, ठीक है,
सबसे पहले हम क्या लेस करेंगे, बैड डेट्स, फिर फर्दर, देखो इसका फॉर्मूला ही है, पहले बैड डेट्स लेस करो, फिर फर्दर बैड डेट्स लेस करो, फिर जो प्रोविजन है वो लेस कर दो, ठीक है। देखो पहले बैड डेट लेस करो, बैड डेट कितने के हमारे हैं, बैड डेट 5%, तो 20,000 का 5% करोगे, ये आ गया 1,000, ठीक है। पहले ये माइनस कर दिए, कितना बचा हमारे पास, रिमेनिंग रहा 19,000। अब क्या है, फर्दर बैड डेट्स है नहीं, अब प्रोविजन दे दो, ठीक है। अब प्रोविजन देना है हमने सीधा, प्रोविजन कितना देना है, 2.5%, इसका 2.5, 19 दूनी 38, 30, 380 प्लस में 5% और जोड़ना, 380 के आसपास है 5%, 380 प्लस में इसका ये आ जाएगा 470 आ जाएगा, ये आएगा 2.5% ले लोगे इसका, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, इसका 2.5 डिवाइडेड बाय 100 ये लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 470, देखो 19,380 सीधा ही आ रहा है, ये तो 470 आएगा इसका, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग और वॉचिंग। प्लीज़ गाइस, अगर अच्छा लगा है आपको वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।